अच्छा, हमने अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क देखा था कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल है हम उस पर लूप कर सकते हैं, उसको हम रेंडर कर सकते हैं। उसको हमें मैनुअली हर टैग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई डाटा पड़ा है अरे के अंदर, हम उस पर एक मैप का लूप चला सकते हैं जो कि रिटर्न के अंदर चल जाता है। सही है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि हम रिटर्न के अंदर कोई बटन या किसी भी टैग के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं, मीन ऑन क्लिक वगैरह। जब वो इवेंट लिस्नर कॉल होता है तो उसके अंदर अगर कोई इवेंट का डाटा है वो हमें मिल जाता है, या फिर फर्दर हम अपना अगर कोई पैरामीटर पास करना चाहें वो हम रिसीव कर सकते हैं। तो पहले हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि हमें मज़ीद थोड़ी क्लैरिटी जो है उसके अंदर आए। ऐसा करने के लिए हम एक नई कांस्टेंट में फ़ाइल बनाएंगे data.js। इस data.js के अंदर हम एक डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो किसी भी तरह की लिस्ट हो सकती है, मतलब उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड कोई भी आइटम उसके अंदर हो सकती हैं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कांस्टेंट डाटा, वो एक अरे हो गई और उसके अंदर हम ये डाटा जो है वो बनाना शुरू करेंगे। उसमें एक हमने आईडी की फील्ड रख ली है। उसके बाद हमने उसमें अब इसको कंसिडर कर लें ये माइट बी स्टूडेंट डाटा है। उसके अंदर हमने नेम रख लिया है मे बी उमर, और उसके अंदर हमने उसकी ईमेल डाल ली है। अच्छा, मैसेज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और कुछ रिकॉर्ड हम उसमें रख सकते हैं, रोल नंबर और मे बी क्लास। ये कुछ हमने इसके अंदर रिकॉर्ड जो है वो एक अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये हमें पहले से भी करना आता है। अच्छा, इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उसको मैं सेटअप कर लेता हूँ, रोल नंबर ऐड हो जाएगा, क्लास ऐड हो जाएगी। ये मैंने कुछ 2-3 रिकॉर्ड जो हैं उसके अंदर बना लिए हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इसको अब हम लूप करना चाहते हैं, सही है, ताकि जितने ये रिकॉर्ड बनाए हैं उतनी आइटम मेरे पास जो है ना वो लिस्ट आइटम जो है वो शो हो जाए, या उतनी रोज़ जो हैं वो बन जाए। ऐसा करने के लिए डेफिनेटली या तो मैं इसको कंपोनेंट में रेंडर करूँगा या फिर हम इसको पेज में रेंडर करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अभी के लिए हम पेज में इसको रेंडर कर लेते हैं। मैंने होम का पेज बनाना है, अभी एम्प्टी है, तो उसको हम एक नई फाइल बना के home.jsx क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर कंपोनेंट जो है वो होम क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमें वो नेम, ईमेल और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिस्ट करनी है, तो चूँकि वो एक लिस्ट है, रे है, और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसको लूप कर सकते हैं रेदर देन कि हम मैनुअली उतने टैग्स जो हैं वो क्रिएट करें। अच्छा, पहले हम मैनुअली करके देखते हैं कि उसको हम किस तरह से शो करना चाहते हैं। उसका कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, कोई कार्ड हम बना सकते हैं, मल्टीपल कार्ड डिस्प्ले कर दें, कोई रोज़ बन सकती हैं, कोई आप कह लें कि टेबल बन सकता है, बट डिपेंड्स ऑन कि हम किस तरह का रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हम अभी टेबल बनाना चाहते हैं, तो हम एक टेबल का टैग लगा के टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, टेबल का टैग लगा के हमने टेबल जो है वो क्रिएट कर दी है। उसके अंदर TR एक हमने बनाई है, और उसके अंदर जो है वो इसको पूरा कर लेते हैं। तो उसमें TR बनाई है, उसमें TH लगा दिया, नेम, ईमेल, मे बी रोल नंबर। ये इतना रिकॉर्ड अभी हम शो कर देते हैं, नेम, ईमेल और रोल नंबर। और माइट भी हम उसके अंदर अगर उसकी आईडी शो करना चाहते हैं तो आईडी भी शो कर देते हैं। तो
तो आईडी, नेम, ईमेल और रोल नंबर ये हमने शो कर दिया है। और अगर इसकी हम वैल्यू शो करें जो हमने इस डाटा में ऐड की है पहले की, तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे और TR बनाएंगे एज़ यूजुअल, और उस TR में 1 2 मे बी फर्स्ट डाटा हमारे पास क्या है उमर, वो हम डाल देंगे और उसके बाद उसकी ईमेल डाल देंगे। ये मैन्युअली अगर हम HTML में करते तो हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, टेबल डाटा बना के ये हो जाएगा और रोल नंबर आ जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें हमारे पास उतनी थी उतनी TR हमने इधर लगा दी। तो अगर हमें और चाहिए तो हम उसके और TR जो है वो बनाते जाएंगे। ये हमें आइडिया इसका कॉन्टेक्स्ट है ये कैसे चल रहा है। तो अब होम वाले पेज को अगर मुझे चलाना है तो टेक्निकली मुझे इसको कहाँ पे कॉल करना चाहिए? राउटिंग या नेविगेशन में। तो यहाँ पे हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है राउटिंग के सेटअप जब हमने किया था। तो सिंपली इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे होम कर देते हैं और यहाँ से होम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम होम पे आते हैं तो हमें आईडी, नेम, ईमेल और रोल नंबर जो है वो नज़र आ रहा है। अब मुझे एक और चाहिए तो मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी, उसके चाहिए और चाहिए। तो इसका टेक्निकली मतलब हमें ये समझ में आया था कि ये जो डाटा है ना, इसकी मदद से रोज़ क्रिएट हो रही है। तो जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है या जो चीज़ रोज़ क्रिएट कर रही है उसको हमें क्या करना चाहिए? इस वाली रो को रेदर देन कि मैं हार्डकोड वैल्यूज़ दूँ, इस पर कोई लूप करना चाहिए हमें। और जो डाटा है वो हमने कहाँ पे बनाया है? कांस्टेंट में। तो सबसे पहले तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लगा देंगे एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम कांस्टेंट के अंदर से डाटा इंपोर्ट करें। अब अगर हम इसको लॉग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे वो अरे मिलेगी जो हमने वहाँ पे बनाई है और उसमें 3 ऑब्जेक्ट होंगे। पहले ऑब्जेक्ट में पहला डाटा होगा, दूसरे में दूसरा रिकॉर्ड होगा, तीसरे में तीसरा रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि इस अरे के ऊपर हम चूँकि रिटर्न के अंदर हर तरह का लूप नहीं लगा सकते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। लाइक हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल हैं जो हम अरे के अंदर एज अ JSX रन कर सकते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्स में एक रिसोर्स हमारे पास, एक टूल हमारे पास ऐसा भी है जिसकी मदद से हम कुछ एलिमेंट को लूप की मदद से क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। अच्छा, अब जिस चीज़ को मल्टीपल टाइम करना है वो क्या चीज़ है? वो ये वाली रो है। क्या इस वाली रो को मल्टीपल टाइम करना है? अगर ये करेंगे तो क्या होगा? ये बार बार शो होने लग जाएगी। तो टेक्निकली हमें इस रो को मल्टीपल टाइम नहीं करना, ये वाली रो को क्या करना है? मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। तो जिस जगह पे रेपिटेशन चाहिए वहाँ पे फिर क्या लग सकता है? लूप लग सकता है। अच्छा, लूप हमें लगाना आता है तो हम क्या करेंगे? जितनी जगह पे लगाना है उतनी जगह को हम कट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। सही है? वहाँ पे क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर डाटा डॉट मैप लगाएंगे। वो हमें क्या दे देगा? एक आइटम दे देगा ऐसे। तो डाटा डॉट मैप, ये मैप की हमने ब्रैकेट काउंट कर ली। ये जो है हमारा मैप का इंटरनल एरो फंक्शन आ गया और ये हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट की लगाने के लिए हमने लगानी थी ब्रैकेट से, वो लगा ली। अब इसके अंदर रिटर्न करके मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिंपली वो जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब होगा ये कि जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं उतनी दफ़ा मैप क्या करेगा? चलेगा। जब उतनी दफ़ा लूप चलेगा तो उतनी दफ़ा ये चीज़ रिटर्न होगी। और वो क्या चीज़ है? जो हमने इधर से TR और उसके अंदर TD क्रिएट किए हैं वो चीज़ है। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या इशू आएगा हमें? ये लूप होगा या नहीं? मल्टीपल प्रिंट होंगे या नहीं? होंगे। फिर क्या इशू आएगा? होंगे, लेकिन डाटा क्या होगा? सेम रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो लूप तो चल रहा है। हमें पता था मैप लूप की लॉजिक क्या है। मैप लूप की लॉजिक ये है कि ये इनपुट एज एन अरे लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर एक आउटपुट की अरे देता है
जिसकी तादाद उतनी होती है जितनी इनपुट अरे की तादाद थी। लेकिन ये हमें एक एबिलिटी देता है, आउटपुट अरे के अंदर आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। फिल्टर में तो ये है ना कि जो इनपुट डाटा आ रहा है एग्जैक्ट वही आउटपुट डाटा आएगा, लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं है। मैप में क्या है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज अगर हम अंडरस्टैंड करें इसको मज़ीद, यहाँ पे मैं एक मैप लगाता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है, मे बी लेट नेम्स मे बी नंबर्स, ठीक है। उसमें मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, सही है। अब हम इस पे लगाते हैं मैप, लेट रिजल्ट नम्स डॉट मैप। हमने एरो फंक्शन बनाया और मैंने रिटर्न यहाँ से कर दिया 2। अब हमें पता है कि नम्स में जितने एलिमेंट पड़े हैं मैप ने उतनी दफ़ा चलना है। हर एलिमेंट एज एन इनपुट हमें देनी है, जो हमें एरो फंक्शन में हमने पैरामीटर डिफाइन किया है। तो पहली दफ़ा इस नम में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, फिर 30, फिर 40 मिलेगा। अब जितने इसके अंदर एलिमेंट है उतनी दफ़ा लूप चलेगा और उसके रिजल्ट में यानी उसके रिटर्न में हमें मिलेगी जो आउटपुट हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो हमने क्या रिटर्न किया है, तो एक्चुअली ये नई जो रे बनेगी उसमें क्या होगा, 4 टाइम्स 2 उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर यहाँ से हम 4 रिटर्न कर दें तो 4 टाइम 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 8 मल्टीपल टाइम आ जाएगा। तो टेक्निकली जो मर्जी हम यहाँ रिटर्न करें वो रिजल्ट हमें रिसीव हो जाएगा। और अगर हम वही नंबर ही रिटर्न कर दें तो अब क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो इनपुट रे थी वही आउटपुट रे आ जाएगी। अच्छा, अगर हम अपनी मर्जी से 2 रिटर्न कर रहे थे तो वो सारे 2 ही हमें रिटर्न कर देता था। सेम इसी तरह चूंकि हमने उसकी इनपुट को यूज़ ही नहीं किया, जो वो एक डाटा हम एक ऑब्जेक्ट दे रहा है उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसने सिंपली क्या किया, जो हमारी हार्डकोड वैल्यू थी उसी को रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन थी कि इसमें से हम कुछ भी रिटर्न कर दें। ये आइटम है ना, तो आइटम में एक्चुअली क्या है, पहली एलिमेंट में ये ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या क्या कीज़ पड़ी हैं, ID, नेम, ईमेल और रोल नंबर। हम अगर 1 की जगह पे करली ब्रेसेस लगा लें तो ये क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि इस आइटम के अंदर अगर हम आइटम डॉट ID करते हैं तो क्या एक्चुअली प्रिंट होगा, ID की जो वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 जो तीसरी दफ़ा चलेगा तो 1 2 3 एक्चुअली प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह उम्र की वैल्यू को चेंज करना, फिर कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट नेम, और ईमेल के लिए आइटम डॉट ईमेल, और रोल नंबर के लिए तो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारा डायनामिक हो गया, यानी कि जो भी उस अरे में। अब हमने इस टेबल में एक और रो इंसर्ट करनी है, तो हमें कोई HTML नहीं लिखनी है, हमने उस जेसन में जाना है और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक और रोज आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हमने यहाँ रिटर्न में, जैसे हमने यहाँ रिटर्न में जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न की थी, ऐसे ही है ना, जैसे 2 रिटर्न कर दूँ, स्ट्रिंग कोई रिटर्न कर दूँ ऐसे, या कुछ भी वैल्यू ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दूँ, या कोई कैलकुलेशन करके कर दूँ, तो हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न की थी। लेकिन चूंकि हम मैप लगा रहे हैं HTML के अंदर, ये यहाँ पे ये हमने रिटर्न के अंदर लगाया है ना। अच्छा, मैप का जो रिटर्न होगा ना वो भी JSX होगी, यानी वो भी JSX होगी, यानी रिएक्ट के अंदर लिखा हुआ कोड, लाइक एक कंपोनेंट होगा, समझो ऐसे। तो टेक्निकली जितनी दफ़ा ये रिटर्न कर रहा है उतने रिएक्ट के कंपोनेंट बन रहे हैं। शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, इसको वो एक कंपोनेंट कंसीडर करेगा।
अच्छा हुआ ये है कि ये मैप एक्चुअली कैसे चल रहा है, इसकी लॉजिक हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नॉर्मली जब हम मैप के लूप को रिटर्न से ऊपर लगाते हैं ना, तो ये एक सिंपल अरे रिटर्न करता है। अगर आप इसकी लॉग लगाएंगे ना रिजल्ट का, ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, एक अरे रिटर्न कर देगा जिसमें सिंपल वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे HTML रिटर्न करने लग जाएं तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी तो चूंकि ये रिटर्न से ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ हम अगर HTML रिटर्न करेंगे तो वो तो वैसे ही एरर वाली सिचुएशन आ जाएगी कि इसको मतलब वो किसी और तरह से इसको प्रोसेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया है, HTML रिटर्न कर दिया, जावास्क्रिप्ट रिटर्न नहीं की। अच्छा, अब रिएक्ट ये समझती है अगर मैप का लूप HTML रिटर्न करता है तो उसको हर इंडेक्स पे एक कंपोनेंट नज़र आता है। मतलब क्या हुआ, हम इस tr रो को रेदर देन इधर डिफाइन करें, अगर हम क्या करें, इसको कॉपी करें और एक कंपोनेंट में जाके एक नया कंपोनेंट बनाते हैं टेबल आइटम्स, टेबल आइटम, ठीक है, और एक में भी उसमें बना लेते हैं बटन का। अच्छा, टेबल आइटम के अंदर जाके हम बनाते हैं टेबल आइटम डॉट JS और एक हमने इधर कंपोनेंट बना लिया और यहाँ से ये रिटर्न कर रही है क्या, एक जो भी हमने आइटम रिटर्न करनी है। तो अभी के लिए हम हार्ड कोड कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने डाटा हार्ड कोड कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम वो टेबल आइटम को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। कैसे करना है, रिटर्न नहीं करनी है ना, तो हमने यहाँ TR लगाने की जगह उसका टेबल आइटम करके बना के उसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर आप अभी भी देखें तो अभी आ जाएगा, लेकिन डाटा हार्ड कोडेड आएगा। तो अगर आप कंसेप्ट को समझे तो इसने क्या किया है, इसने सिंपली ये जो एक कंपोनेंट मैंने बनाया है ना, इसको इसने मल्टीपल टाइम ऐसे कॉल किया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस मैप को, इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जैक्ट सेम। अगर मैं इसको भी चला दूं तो रिजल्ट क्या होगा, 6 दफ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये टेक्निकली क्या कर रहा है, हम जो भी HTML मैप के अंदर से रिटर्न कर रहे हैं, ये उसको एक कंपोनेंट बना के कॉल कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, अब ये हैंडल कौन करता है, रिएक्ट। अगर हम मैप को नॉर्मल कॉल करते हैं ऊपर, इसीलिए उसने सारे लूप नहीं अलाउ किए रिटर्न के अंदर। जहां हम HTML लिखते हैं उसने फॉर लूप क्यों नहीं अलाउ किया, क्योंकि उसकी आउटपुट को उसने हैंडल नहीं किया हो। तो रिएक्ट ने सिर्फ मैप की आउटपुट को हैंडल किया है कि जो भी तुम HTML रिटर्न करोगे, मैं उसके कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर दूंगा। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, उस कंपोनेंट के अंदर आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे वो दिखनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह हमने यहाँ पे हमें आइटम में डाटा आ रहा है, अब ये एक कंपोनेंट है टेक्निकली, तो अगर मैंने इसको ये डाटा भेजना है तो कैसे भेजूँ, आइटम इक्वल टू आइटम एज एन प्रॉप। अब इसको क्या मिलेगी, यहाँ पे प्रॉप आइटम मिल जाएगी और उस प्रॉप्स के अंदर से वो प्रॉप्स डॉट आइटम्स डॉट ID करेगा, तो उसकी ID जो है वो आइटम, तो उसकी ID क्या हो जाएगी, डायनामिक हो जाएगी। अगर नेम को करना है तो प्रॉप्स डॉट आइटम डॉट नेम। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि वो एक जो भी मैप के अंदर हम जो कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं तो उसका एक कंपोनेंट बन रहा है, और वो कंपोनेंट जितनी दफ़ा मैप ने चलना है उतनी दफ़ा आगे मैप की जगह पे लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैप की जगह हमने ये बनाई है, तो टेक्निकली ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट, ये जितनी दफ़ा मैप चल रहा है उतनी दफ़ा ये रिपीट हो जाता है। ऐसे 3 दफ़ा चल रहा है तो इसकी 3 दफ़ा कॉल हो जाएगा और उतनी दफ़ा उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब चूंकि हमने इसको रिपीट कराया थ्रू मैप, तो अब मैप में खूबसूरती ये है कि जो भी रे में डाटा पड़ा है वो हमें एज अ इनपुट दे देता है। जो हम कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं
उसके पैरामीटर में वो वैल्यू हमें पास कर देता है जो भी अरे में से वो लेता है। अब उसको यूज़ करके हम जब कंपोनेंट बना रहे हैं मल्टीपल, देखो ये कंपोनेंट एक से ज़्यादा बार बन रहा है। अब जब ये एक से ज़्यादा बार बन रहा है, बनते हुए हम इसमें डायनामिक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये मैप की वजह से हमारे पास ब्यूटी जो है वो आती है। लेकिन टेक्निकली बात अगर समझें आप, तो मैप क्या करता है, एक समझो जितने आइटम अरे में हम रिटर्न कर देंगे, यानी मैप के फंक्शन में, एरो फंक्शन में जितने आइटम हम रिटर्न करेंगे उतने कंपोनेंट बनेंगे, यानी मल्टीपल कंपोनेंट बनेंगे। तो टेक्निकली अगर ये मैप में चल रहा है तो ये कंपोनेंट एक कंपोनेंट नहीं है, ये कितने कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है, लेकिन सेम HTML सेम हर चीज़ को इस्तेमाल किए। हमने यही देखा था ना, एक कंपोनेंट अगर हम बना लें तो उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है। तो हमने वो जो कंपोनेंट टेबल आइटम बनाया है तो ये एक्चुअली 3 दफ़ा कॉल हो गया। अब 3 कॉपीज बन गई हैं इसकी, टेबल 1, टेबल आइटम 1, टेबल आइटम 2, टेबल आइटम 3, तीनों के पास लैदा डाटा है। देखो ना, एक के पास ID 1 है, दूसरे के पास 2 है, तीसरे के पास 3 है, एक के पास नेम ये है, दूसरे के पास नेम ये है, तीसरे के पास, ये कॉपीज हैं, समझे हो। अगर मैं इसका नेम चेंज करूंगा ना तो ये टेबल आइटम सबका नेम चेंज नहीं होगा, ये जो मैंने चेंज किया है सिर्फ उसका होगा। लाइक कंपोनेंट की कॉपीज बनी है ना, तो जिस कॉपी का मैंने चेंज किया है उस कॉपी में इफेक्ट आएगा। जिस तरह हम समझो क्लास से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इनहेरिटेंस की जब हमने उसका ऑब्जेक्ट करते हैं तो शैलो कॉपी बनती है ना, तो जितने हम ऑब्जेक्ट बनाए जाएं उतनी क्या हो जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम इस कंपोनेंट में इस अरे में 50 आइटम डाल देते हैं तो टेक्निकली क्या होगा, 50 कंपोनेंट बन जाएंगे, उनका एक अपना लाइफ साइकिल होगा। हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट मैनेज हो सकती है, हर कंपोनेंट के अंदर अपनी कस्टम लॉजिक्स बन सकती हैं। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है कि अगर हम इस टेबल आइटम में आते हैं, जो कि हमें पहले भी हमने स्टडी इसको किया था, ये सारा आपको बताने का एक मकसद था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है ना वो डीप हो जाए। मैं बाकी चीज़ों को भी डायनामिक कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सारा डायनामिक। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं भी कहता हूँ उसको कांस्टेंट ऑन क्लिक हैंडलर। अब अगर ये टेबल आइटम कितनी दफ़ा चल रहा है, तो टेक्निकली ये वाला फंक्शन कितने बन गए हैं, कितने बन गए हैं, ये 3 फंक्शन बन गए हैं। हमने लिखा एक है लेकिन बन कितने गए हैं, 3 बन गए। क्यों? क्योंकि लूप हो रहा है ना, एक ही कंपोनेंट को हम बार बार चला रहे हैं। जब 5 बजे चला रहे हैं, 4 दफ़ा चला रहे हैं, जितनी दफ़ा चलाएंगे उतनी कॉपीज बन जाएंगी। तो अब टेक्निकली ये ऑन क्लिक हैंडलर कितने बन गए हैं, 3 बन गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बटन लगाता हूँ, एक हैंड पे लगा लेते हैं, ये बटन कितने बन गए हैं, 3 बन गए। ऐसे ही है ना। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसका ये 3 बटन हमारे पास बन गए। अच्छा, टेक्निकली जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये एक्चुअली ये वो फंक्शन कॉल करेगा जो वो कंपोनेंट है। तो ये पहला कंपोनेंट बना है तो इसके पास जो भी रिकॉर्ड है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास जाएगा। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊं props.item और हम इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे लगा दें ऑन क्लिक का हैंडलर। अच्छा, जब मैं करूँगा ये काम और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके आता हूँ, चलो ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, तो इसने क्या किया, ID 1 वाला सारा डाटा दिया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही वो है जो ID 1 वाला कंपोनेंट था। तो कंपोनेंट 3 बन गए हैं ना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा, ID 3 वाला डाटा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से समझो ना, हुआ क्या कि मैप चला, उसने पहले
अरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट थे, पहली दफ़ा चला तो उसने आइटम में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा? पहला ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा, पहला ऑब्जेक्ट रखा तो उसने टेबल आइटम वाला कंपोनेंट क्रिएट किया रिएक्ट में और उसको डाटा कौन सा दिया? पहले ऑब्जेक्ट वाला, यानी पहला इंडेक्स। जब दूसरी दफ़ा लूप चला तो क्या हुआ? दूसरा कंपोनेंट बना। अब दूसरा कंपोनेंट बना तो डाटा कौन सा गया उसको? फर्स्ट इंडेक्स वाला। और जब दूसरी दफ़ा कंपोनेंट बना तो तीसरी दफ़ा तो दूसरे इंडेक्स वाला डाटा चला गया। तो अब एक्चुअली उस कंपोनेंट के अंदर जाके अगर हमने ये लगाया है फंक्शन, तो फंक्शन भी तो कितनी दफ़ा बन गए थे? 3 दफ़ा। अब अगर हम बटन लगाते हैं तो बटन भी कितने बन गए हैं? 3 बन गए हैं। अब पहला बटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले कंपोनेंट को। दूसरा किसको कर रहा है? तीसरा किसको कर रहा है? अब उस बटन पे क्लिक करके अगर हम डाटा देखेंगे तो कौन सा नजर आएगा? जो उस कंपोनेंट को बनते हुए हमने दिया था। अब टेक्निकली इस बटन को नहीं पता है कि इससे ऊपर क्या है या इससे ऊपर क्या है या इससे नीचे क्या है। इसको बस ये पता है जो उसका लाइफ साइकिल है, जितने प्रॉप्स उसके पास हैं, जितनी स्टेट है उसके पास। अब टेक्निकली अगर हम इसमें एक स्टेट भी क्रिएट करते हैं तो वो स्टेट एक्चुअली कितनी क्रिएट हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। अब उसमें यूज़र डाटा लिखता है। अब अगर वो इस वाली इनपुट में डाटा लिखेगा, क्या वो इधर नज़र आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनपुट ही सेपरेट है, उसके अंदर जो वैल्यू चेंज होगी वो ज़्यादा ही स्टेट में सेव होगी और वो स्टेट फर्स्ट कंपोनेंट की है। बात समझे या नहीं? अच्छा, अब हमने तो यहाँ पे चूंकि प्रॉप से सारा डाटा आ रहा था, हमने वो कर लिया सेटअप। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार जिस यहाँ पे 1 2 3 है, अगर हम 1 पे क्लिक करें ID 1 अलर्ट में शो हो, हम 2 पे क्लिक करें तो ID 2 अलर्ट में शो हो, हम 3 पे क्लिक करें तो ID 3 अलर्ट में शो हो। तो हम कैसे कर सकते हैं ये काम? हम यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जो ID पीछे से आएगी वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब ID आएगी कहाँ से? जहाँ हम इसको कॉल कर रहे हैं, और कॉल कहाँ कर रहे हैं? ऑन क्लिक हैंडलर में। तो अगर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लूँ, क्योंकि मैंने पैरामीटर पास करना है, तो मुझे आईडी क्या भेजनी पड़ेगी इसको? props डॉट आइटम डॉट आईडी। तो अगर मैं करके इस पर क्लिक करूँगा तो 1 आएगा, इधर क्लिक करूँगा तो 3 आएगा, सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 आएगा। बात समझे? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये सारा लॉजिक उठा लेते हैं और हम कंपोनेंट उधर ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे ये लॉजिक दोबारा लिख देते हैं जो हमने इधर पहले लिखी थी। ठीक है। अब चूंकि प्रॉप हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम उसी कंपोनेंट में ही हैं, अभी के लिए मैंने बटन भी ख़त्म कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम डॉट ID, आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट ईमेल। अभी भी सारा कुछ सही चलेगा ना, या नहीं चलेगा? वैसे लिस्टिंग आ जाएगी। अब अगर मुझे बताना है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेम वही, उसका नाम क्या रखते हैं? कांस्टेंट ऑन क्लिक हैंडलर। अब ये वाले फंक्शन कितने बने हैं? एक बना या 3? एक बना। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट कंपोनेंट में है। हमने इसको इसके अंदर नहीं बनाया, ये हमने उसके चाइल्ड में नहीं बनाया, इसको हमने उसके रूट कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट तो ये पूरा पेज हमें पता है होम वंस अ टाइम जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर बटन लगाता हूं। ये बटन कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। उन तीनों पे ये ऑन क्लिक हैंडलर मैंने कॉल किया है, उन तीनों पे 3 लहदा फंक्शन कॉल होंगे या एक ही फंक्शन कॉल होगा? एक होगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन हमने उसको एक ही किया है। अगर इसको हम कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं ना, फिर 3 कॉपीज बनती।
अब टेक्निकली ये एक ही कंपोनेंट है, यानी फंक्शन एक ही है, लेकिन हमने इसको कॉल क्या किया है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट में कॉल किया है, लेकिन वो फंक्शन क्या है, एक ही। अब उसको कॉल करते हुए हमने उसको आईडी भेजी है, और वो आईडी क्या है, आइटम डॉट आईडी। अब ये आइटम डॉट आईडी जब पहली दफ़ा पहला कंपोनेंट बन रहा होगा, आईडी क्या होगी 1, दूसरा बन रहा होगा, तीसरा बन रहा होगा। तो क्योंकि बटन 3 बन गए हैं, ऑन क्लिक भी 3 बन गए हैं, और फंक्शन कॉलिंग भी 3 दफ़ा हो गई है विद डिफरेंट आईडीज। तो टेक्निकली क्या हुआ है, अगर हम इसको लॉजिक में समझें तो ये एक बटन बना, ऐसे 3 बटन बन गए, तीनों पे ऑन क्लिक लगा हुआ है, तीनों पे पहले पे क्या चला गया, दूसरे पे 2 चला गया, तीसरे पे 3 चला गया। ये ऐसे लॉजिक बन गई, ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि वो लूप के अंदर है। तो हम इसको रिवर्ट कर देते हैं। अब ये ऐसे जो है ना वो चल रहा है। अब तीनों टाइम फंक्शन एक ही कॉल हो रहा है, लेकिन वैल्यूज उसको क्या हो सकती हैं, डिफरेंट पास हो सकती हैं। तो अगर हम अभी भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। बात समझे या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम जहाँ पे लूप लगा रहे हैं उस पेरेंट में फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन एक ही बनता है, लेकिन उसकी कॉलिंग क्या हो सकती है, मल्टीपल टाइम हो सकती है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम फंक्शन बना रहे हैं चाइल्ड के अंदर जाके, तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम फंक्शन बन जाएगा और हर फंक्शन की लहदा कॉपी बनेगी। सही है। 2 स्ट्रेटजीज मैंने बता दी आपको कि क्या करना है। अब एक और स्ट्रेटजी है, हम चाइल्ड बना रहे हैं, चाइल्ड में जाके हम उसका फंक्शन ख़त्म कर रहे हैं। हमने चाइल्ड बनाया कंपोनेंट, और चाइल्ड में उसका कंपोनेंट क्या कर दिया, फंक्शन ख़त्म कर दिया, रिटर्न हो रहा है सिंपल TR वगैरह, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बटन लगा दिया। अब मैंने बटन पे लगाया बटन ऑन क्लिक हैंडलर। क्या ऑन क्लिक हैंडलर हमारे पास है? नहीं, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया। अब हम इसको कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, पेरेंट के अंदर, और उसका नाम क्या है, ऑन क्लिक हैंडलर। हमने इस कंपोनेंट को एज एन प्रॉप पास किया, क्या नाम रखा उसका, ऑन। जिस तरह हमने आइटम पास की वैसे ही हमने क्या पास कर दिया। इसका मतलब है कि एक चाइल्ड कंपोनेंट को हम एक फंक्शन भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। हमने क्या किया, टेबल आइटम के अंदर आके हमने जहां ऑन क्लिक हैंडलर हमारे पास रूट पे अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन ये हमें कहां से मिलेगा, props डॉट ऑन क्लिक हैंडलर। लॉजिक बन गई ना? क्योंकि ये हमें ये फंक्शन कहाँ पे, हमने तो बनाया नहीं ऊपर ना, पहले बनाया था, अब खत्म कर दिया। जब हमने ऊपर बनाया नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है। पेरेंट इसको कैसे भेज रहा है, जिस तरह आइटम भेज रहा है वैसे ही फंक्शन भेज रहा है। तो टेक्निकली जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये वाला। तो हमने फंक्शन बना के उसको चाइल्ड में के कंपोनेंट को एज अ प्रॉप पास किया। अब चाइल्ड जब उसको कॉल करेगा तो टेक्निकल कॉल कैसे, कहाँ पे आएगी, पेरेंट पे आएगी। तो आज आपने फिर एक तरीका ऐसा, अगर ये चल जाता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये चल रहा होगा। अगर हम इसे कंसोल भी लगा लेते हैं इन केस अगर आपको देखना है, आईडी इन पेरेंट, ठीक है, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये क्या कह रहा है, आईडी इन पेरेंट 2। तो टेक्निकली जब मैंने ये तो 3 बटन कॉपी हुए क्योंकि कंपोनेंट 3 दफ़ा बना, उनके ऑन क्लिक भी 3 दफ़ा लग गए। अब उनमें जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो सेम ही हो रहा है बट विद डिफरेंट वैल्यूज। अब ये क्लिक हुआ तो ये होम का उसने फंक्शन कॉल किया, वैल्यू 1 दी, ये होम का कॉल किया, वैल्यू 2 दी, ये होम का कॉल किया, वैल्यू 3 दी। तो इससे आपने क्या सीखा, फिर इससे हमने ये सीखा है कि अगर हम चाइल्ड को डाटा पास कर सकते हैं थ्रू प्रोप, चाइल्ड भी पेरेंट को डाटा पास कर सकता है थ्रू फंक्शन। कैसे, हमने चाइल्ड को डाटा पास किए हैं ना, लेट्स सपोज मेरे पास चाइल्ड में डाटा है एक, वो मैं इधर हार्डकोर कर देता हूँ,
मैं कहता हूँ माई डाटा इन चाइल्ड। अब ये डाटा मैंने कहाँ पे रखा है, या मैं इसको एक वेरिएबल बना लेता हूँ और कंसीडर करने के लिए। मैंने सिंपली ये वाला डाटा इसको, मैंने चाइल्ड से पेरेंट को डाटा देना है, पेरेंट ने चाइल्ड को डाटा देना है, तो सीधा सीधा प्रॉप है। अगर चाइल्ड ने पेरेंट को डाटा देना है तो वो फंक्शन हम एक पेरेंट में बनाएंगे, उस फंक्शन को चाइल्ड में कॉल करेंगे, उसके पैरामीटर में उसके आर्गुमेंट में डाटा देंगे। वो डाटा एक्चुअली भी जब उसके आर्गुमेंट में डाटा देंगे वो पेरेंट के कंपोनेंट के अंदर जाके उस फंक्शन के पैरामीटर में मिलेगा आपको, और उसको लेके हमने क्या किया, कंसोल कर दिया। देखो माई डाटा इन चाइल्ड आ गया इधर, ये हमें माई डाटा इन चाइल्ड। अब चूंकि सेम हमने पास किया, सेम आ रहा है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमने पेरेंट से चाइल्ड को डाटा पास करना है, वो कैसे करते हैं, कोई भी डाटा चला जाता है। मैंने आपको बताया था कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है चाइल्ड से पेरेंट को डाटा देने का, लेकिन एक तरीका है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, हम ये यूज़ नहीं करेंगे, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ इन केस कभी आपको करना पड़ सकता है छोटे छोटे कामों के लिए जहाँ पे हम ये लूपिंग वगैरह करते हैं। अगर हम चाइल्ड से पेरेंट को डाटा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है, हम पेरेंट में फंक्शन बनाएंगे, उसको एज अ प्रॉप पास करेंगे, किसको, चाइल्ड उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसके आर्गुमेंट में जो डाटा देगा वो टेक्निकली वो फंक्शन तो कॉल हो रहा है पेरेंट में, तो पेरेंट के पैरामीटर में आपको डाटा मिल जाएगा। बात समझे आप? लाइक आपने चाइल्ड में एक बटन पे क्लिक किया, कोई फंक्शन कॉलिंग हुई, वो जब फंक्शन कॉल हुआ वो फंक्शन आपने बनाना है पेरेंट में, और उसके आर्गुमेंट में आपने जो वैल्यू देनी है वो आपको पेरेंट के अंदर एज अ पैरामीटर वो वैल्यू रिसीव हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे फोकस करो ना, हमने ये फंक्शन बनाया ऑन क्लिक हैंडलर, ऐसे ही है, हमने इसको पास किया किसको, टेबल आइटम को एज अ प्रॉप। हमने टेबल आइटम में आके फंक्शन का नाम से पहले क्या लिखा, प्रॉप डॉट्स, क्योंकि ये मुझे प्रॉप में मिल रहा है। तो ये जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और उसको डाटा दूंगा तो टेक्निकली ये डाटा कहाँ लेके पहुंचेगा, जहां पे वो फंक्शन डिफाइन है, और वो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है। अब आप बताओ कि एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, एक कंपोनेंट है सी। सी ने ए को डाटा देना है तो कैसे देगा, सबसे पहले ए में क्या बनेगा, फंक्शन, वो फंक्शन एज अ प्रॉप किसको जाएगा, बी को, और बी वही फंक्शन एज अ प्रॉप अगेन किसको देगा। अब सी वो फंक्शन कॉल करेगा तो टेक्निकली वो फंक्शन तो डिफाइन कहाँ पे है, ए में। जब वो कॉल होगा तो एक्चुअली वो कहाँ पे कॉल होगा, ए में। और अगर हम उसके आर्गुमेंट में डाटा देते हैं तो वो टेक्निकली डाटा कहाँ लेके पहुंचेगा, वो ए में। नहीं, वो क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, जब हमने उसको पहुंचा दिया, जब उसने कॉल किया तो वो वहां पहुंच जाएगा। हाँ, अगर आपने बी में भी फंक्शन बनाया, अगर वो सेम प्रॉप ही आगे पास हो रही है तो टेक्निकली सी डायरेक्टली ए के फंक्शन को कॉल कर रहा है, सही है। लेकिन ये वाली तरीकाकार ठीक नहीं है, हम ऐसे रिवर्स स्टेट सेंड नहीं करते हैं, लेकिन इन सम सिनेरियोज अगर हमें करना पड़ता है तो हम कर भी सकते हैं, इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, सही है। समझ आई ना कि आपको फंक्शन की कॉलिंग कैसे करनी है, पेरेंट टू चाइल्ड। अगर आपने चाइल्ड टू पेरेंट डाटा भेजना है तो थ्रू फंक्शंस वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ जो पढ़ाई है ना, उसका एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि हम क्लिक को करने वाले हैं डिलीट हो गया। अब टेक्निकली तो इस पर क्लिक करेंगे कुछ होगा, वो तो माई डाटा चाइल्ड कह रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पेरेंट में इंफॉर्मेशन भेजनी है कि किस वाले कंपोनेंट ने, देखो हमने लूप में चलाए हैं तो 3 कंपोनेंट बने, तो पेरेंट को ये इंफॉर्मेशन तो देनी है ना कि इन तीनों में से किस वाले पे क्लिक हुआ है। ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, थ्रू प्रॉप्स, और थ्रू प्रॉप वो प्रॉप क्या होगी, props डॉट आइटम डॉट आईडी भी तो इंडेक्स ही है ना।
अब अगर मैं इधर क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है 1 पे क्लिक हुआ है, इधर क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है 2 पे या 3 पे क्लिक हुआ है। बात समझ आई या नहीं? तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किस पे क्लिक हुआ है। अब हमने जब इस पे क्लिक हुआ है 2 पे, तो हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हम कैसे डिलीट करें? एक अरे है, अरे में से एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? सप्लाइज कर दें और सोचें। देखो सप्लाइज डायरेक्टली इंडेक्स बेस करेगा। अगर हमने कंडीशन लगा के चेक करना है कि जिधर आईडी ये वाली आईडी ये है वो निकल जाए, फिर फिल्टर क्या करता है? रे इनपुट लेता है और फिर उसको कंडीशन के अगेंस्ट चेक करके अगर हमने एलिमेंट कम करने हो तो हम कर सकते हैं। अब एक और मैंने आपको बात, लेट्स सपोज ये हमारे पास अरे है पेरेंट में, और मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड भी आ गया है कि किस एलिमेंट को आपने डिलीट करना है। पेरेंट में आ गया है ना? अब हमारे पास अरे का नाम, अरे कहाँ पे है? ये वाली। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? हम न्यू डाटा कर लेते हैं, लेट न्यू डाटा या डाटा डॉट फिल्टर, फिर एक आइटम मिल जाएगी उसको, और वो कहेगा आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। अगर ये वाली आईडी और जो उसके आइटम के अंदर आईडी है वो दोनों मैच नहीं करते तो इसका मतलब है उसको रिटर्न वो करे, अदरवाइज ना रिटर्न करे। ऐसे ही है ना? लाइक ये वाली जो इस डाटा में से आईडीज आ रही हैं और जो हमें वो कह रहा है इसको डिलीट कर दो, जो चाइल्ड दे रहा है आईडी, वो दोनों अगर सेम है तो हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए ना। तो उसने यही चेक किया, अगर नहीं है सेम तो फिर क्या करो? रिटर्न कर दो। तो उस जिस पे क्लिक हुआ है उसके अलावा वाली ये क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। अब मुझे आप बताएं कि इसने उसके अलावा वाली क्या कर दी है? रिटर्न कर दी है। अब वो यहाँ पे मिलेंगी। अब इसको अगर हम ऐसा कर दें कि उसी डाटा को दोबारा चेंज कर दें तो क्या होगा? डाटा ओवर राइट हो जाएगा और वो आइटम क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होगी हमें क्या नजर आएगा? हाँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ? एरर आ गया। क्यों आया? वो क्या कह रहा है? डाटा से ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम वो नहीं करते। नहीं, वो इशू नहीं है। और अच्छा, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। हम एक यहाँ पे बना देते हैं लेट इस पे मैंने क्लिक किया, उसने फंक्शन कॉल किया, लेकिन ये फिर भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो? कांस्टेंट बनाया मैंने, लेट बनाया नहीं। वो तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया ना, एक वेरिएबल में, एक रे को एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही है ना? जो ये तो सिर्फ एक रे ही है ना, समझो। मैंने इसको और भी सिंपल कर लेते हैं। हम वो डाटा जो है ना वो कांस्टेंट से ले आते हैं, वो इधर ही हम बना लेते हैं उसको। यही रे थी ना वहाँ पे, इसको हम इंपोर्ट नहीं करते, हम आप लोगों की आसानी के लिए इधर मैं बना देता हूँ। अब कोई इशू नहीं है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, 2 पे क्लिक किया तो फिल्टर हो जाना चाहिए ना। टेक्निकली हुआ भी होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं हुआ है या नहीं। फिल्टर के बाद हम क्या करें? हमने 2 पे क्लिक किया तो अब डाटा में कितने रह गए हैं? 2। कौन कौन से? 1 और हमने 3 पे किया तो अब कितने रह गए हैं? 1। कौन सा? 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसका मैंने आपको बताया था क्या इशू होता है कि नॉर्मली रिएक्ट का कंपोनेंट लाइव में एक ही दफ़ा रेंडर होता है। अब अगर आपने डाटा चेंज होने पे उसको दोबारा से रेंडर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको री रेंडर करना पड़ेगा। तो री रेंडर करने के लिए आप सादा वेरिएबल, ये जो सादा वेरिएबल हमने बनाया ये नहीं बना सकते। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है?
यू स्टेट से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यू स्टेट से वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट यू स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और इस डाटा को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट अरे बना देंगे डाटा और साथ में सेट डाटा, और यहाँ पे यू स्टेट और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर ये इनिशियल वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे। उस नॉर्मली तो हमने इसके इक्वलेंट से सेट कर दिया था, लेकिन हम ऐसे सेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए करेंगे लेट न्यू डाटा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट डाटा और उसको हम न्यू डाटा रिटर्न कर देंगे। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पे इस डाटा की वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, जो भी आइटम हम निकाल देंगे उसमें से, तो ये इस रिटर्न को दोबारा चलाएगा। जब वो दोबारा चलाएगा तो उसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ये कंपोनेंट जब दोबारा चलेगा तो उसमें फिर ओनली 2 रह जाएंगे। सही है, तो जिधर 3 थे उधर 2 रह जाएंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, तो फिर क्लिक करता हूँ, तो रिफ्रेश करूँगा तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो डाटा हम कांस्टेंट इनिशियल उठ जाएगा। पहला डिलीट करूँगा तो पहला हो जाएगा, तीसरा डिलीट करूँगा तो तीसरा हो जाएगा। सही है, तो ये कंसेप्ट आपको बना कि आपने कैसे जो है वो डिलीट करना है डाटा। अब हमने इसमें डाटा ऐड करना है, मतलब फॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, डाटा क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्म बनाना पड़ता है। तो अब फॉर्म बनाएंगे फिर ऐड करने के लिए, यही है ना। अच्छा, अब टेक्निकली तो चूंकि वो पूरा फॉर्म है, वो हमारा एक क्या बनना चाहिए, अलग कंपोनेंट बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी में लेते हैं, फिर हम उसको अलग कंपोनेंट बनाएंगे, तो आप आगे आप लोगों की आसानी हो। अगर हम अलग कंपोनेंट बनाते हैं और वो कॉल होता है इस होम के अंदर, यहाँ पे एक फॉर्म का बनाते हैं कंपोनेंट, और वो सेपरेट बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं इस टेबल से पहले यहाँ पे, तो वो उसको हम प्रॉप पास कर सकते हैं। अगर हम लेट्स सपोज एक बनाते हैं, मे बी एक कंपोनेंट बना लेते हैं ऐड स्टूडेंट, ठीक है, और उसका नाम रख लेते हैं ऐड स्टूडेंट डॉट JS। उसमें हमने एक कंपोनेंट बना दिया, अभी सादा कंपोनेंट बनाया, और इसको मैं इधर कॉल करने लगा हूँ इससे पहले। उसका नाम क्या रखने लगा हूँ, ऐड स्टूडेंट। आगे अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐड स्टूडेंट वाला आ गया, ठीक है। ये कंपोनेंट है, इसको प्रॉप जा सकता है, ऐसे ही है, लेकिन हमें अभी प्रॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इधर लगाना था इनपुट्स ना, हमने 3-4 इनपुट लगा दिए और एक बटन लगा दिया ऐड स्टूडेंट। 3-4 बटन इनपुट लग गया, साथ में एक बटन लग गया क्या, ऐड स्टूडेंट। अच्छा, उसके ऊपर हमने क्या किया, सिंपली तो ये ऐसे हमें बटन यहाँ नज़र आ रहा है। अभी तो इस पर क्लिक, अभी तो इधर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब ये सारा क्या है, इतना इतना एक लैदा कंपोनेंट है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसके ऊपर भी कलर दे दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा, समझ आ गई। इसका मतलब ये सेपरेट कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस वाले टेबल वाले कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, कॉल हो रहे हैं। ये इसका क्या है, चाइल्ड है, ऐसे ही है। एक तो हमारे पास अब शो होने वाला जो रोज है उसका कंपोनेंट है, वो मल्टीपल टाइम बन रहा है, लूप में चल रहा है, और एक हमारे पास एक ही दफ़ा चल रहा है, क्योंकि हमें एक ही फॉर्म बनाना है। अगर इसको भी मल्टीपल टाइम चलाना है तो चला सकते हैं, लेकिन वो फिर डबल डबल हो जाएगा, उसका हमें फ़ायदा नहीं है, लूप करने का फ़ायदा नहीं है, एक ही हमें इनपुट बनानी है। अच्छा, अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो मेरे पास डाटा तो नहीं आएगा, तो वो डाटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यू स्टेट लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, इस स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट वाले
कंपोनेंट में। अब अगर यूज स्टेट लगा के मैं सारा डाटा इसमें लगा भी देता हूँ तो वो डाटा किसके पास होगा? ऐड स्टूडेंट के पास। लेकिन वो डाटा हमें देना किसको है? पेरेंट होम को, क्योंकि वो देंगे तो वो उस नई डाटा की वैल्यू सेट करेगा ना। और जब वो इसको देना है तो अब पेरेंट चाइल्ड से डाटा पेरेंट को देना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा किसको? ऐड स्टूडेंट को। और ऐड स्टूडेंट सारा डाटा पास करेगा किसको? होम मेन कंपोनेंट को। ऐसे ही होगा ना? या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो कुछ हम यहाँ पे बना रहे हैं वो सारे का सारा कंपोनेंट बनाने के बजाय यहाँ पे क्या कर लें? इधर ही बना लें और सारी स्टेट इसके ऊपर ही बना लें, फिर तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। लेकिन उससे क्या होगा? मेरा ये वाला कंपोनेंट बड़ा होता जाएगा और हमने इसको क्या करना है? अभी भी अगर देखें तो कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना, बस ये है कि वो कंपोनेंट खत्म हो गया, हमने क्या कर दिया था उधर ही। हम अभी इसको कंपोनेंट में रखते हैं ताकि हमारी और क्लैरिटी बने। इसीलिए मैंने वो आपको फंक्शन पढ़ाया था जो चाइल्ड से डाटा किसको देता है। अब पहले चाइल्ड में सारा डाटा इकट्ठा करना है तो कैसे करेंगे? यूज स्टेट इंपोर्ट करेंगे। तो सबकी क्या बनाएंगे? अच्छा, सारी की हमने क्या बना लिया इसको? नेम, ईमेल, रोल नंबर, क्लास वगैरह, ये जितनी चीज़ें थी ना वो हमने स्टेट बना ली। अब इतनी ज़्यादा स्टेट बनाएंगे तो हर स्टेट से डाटा लेने के लिए कितने फंक्शन बनाएंगे? 4, क्योंकि 4 को चेंज करना है तो 4 ही क्या बन जाएंगे? फंक्शन बन जाएंगे। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। अभी के लिए हम चारों रखते हैं वैल्यूज़ और इनके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं। तो कैसे डालेंगे इनमें वैल्यूज़? हम क्या करेंगे? इनपुट के अंदर आएंगे, ऑन चेंज लगाएंगे और उसके ऊपर एरो फंक्शन बनाएंगे और उसमें कॉल करेंगे सेट। हमने फंक्शन बनाया ना ये सेट नेम वाला, ये सादा कॉल करेंगे और हमें वैल्यू किस में मिलनी थी? इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। अच्छा, इसकी नेम वाला मैंने सेट कर दिया दूसरे में। दूसरे में ई आ जाएगा और उसमें क्या हम सेट करेंगे? सेट ईमेल और उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखो ना, पहले वाला इनपुट चेंज होने पे क्या सेट होना चाहिए? दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे। ठीक है। और अभी हम क्लास यूज़ ही नहीं कर रहे तो हम 3 ही रखते हैं। 3 ही कर रहे हैं ना? हाँ 3 ही कर रहे हैं। आईडी है वो हम ऑटो जनरेट, आईडी को खुद जनरेट कर लेंगे। ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पड़ी हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, मे बी कांस्टेंट ऑन क्लिक। अच्छा, उसमें लॉग करवाऊंगा, ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल जानी चाहिए ना? मिल जाएंगी। तो ये कैसे लॉग करवाऊंगा फिर मैं? ऑन क्लिक और उसके आगे फंक्शन का नाम पास कर दूंगा। अब मैं इसमें वैल्यू चेंज की, इसमें वैल्यू चेंज की, इसमें वैल्यू चेंज की, ऐड पे क्लिक किया तो नेम, ईमेल और रोल नंबर मुझे रिसीव हो रहा है, कंसोल हो रहा है। अब यही डाटा मुझे किसको देना है? पेरेंट को देना है। पेरेंट को देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर पेरेंट में एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा कांस्टेंट ऑन अपडेट या ऑन ऐड हैंडलर। और वो क्या रिसीव करेगा? डाटा। कहाँ से रिसीव करेगा? या मे बी स्टूडेंट रिसीव करेगा वो। ठीक है। और अभी के लिए मैं सेट डाटा को ख़त्म कर देता। स्टूडेंट इन होम, मैंने स्टूडेंट लॉग करा दिया। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे ऑन ऐड हैंडलर प्रॉप में पास करना पड़ेगा। अब ये इसके पास आ रहा है किसके अंदर? प्रॉप्स के अंदर। अब जब ये ऑन क्लिक हैंडलर हमने अपने वाला फंक्शन चलाया तो उसके अंदर मैं उसके वाला फंक्शन भी चला सकता हूँ ना? कैसे? प्रॉप्स डॉट
ऑन क्लिक हैंडलर, और उसके अंदर हम अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लें, लेट डाटा इक्वल टू नेम, ईमेल और रोल नंबर, और पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट किसको दे दें, ऑन मैप। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया नया, उसमें तीनों स्टेट की वैल्यूज डाल लें और उसको किसको दे दिया हमने, जो प्रॉप में मुझे फंक्शन आ रहा है, और प्रॉप का फंक्शन मैंने कहाँ बनाया है, पेरेंट में। तो टेक्निकली ये सारी वैल्यूज कहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, पेरेंट में मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसको कंसोल लगा के यहाँ पे नाम डालता हूँ, मे बी अबू बकर, और ईमेल डालता हूँ test@.com, और रोल नंबर डाल देते हैं कुछ भी। स्टूडेंट इन होम में क्या मिल रहा है, पूरे का पूरा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, मुझे होम के अंदर ऐड करना है, मतलब उस रे में ऐड करना है। रे का नाम क्या है, डाटा। तो हमें पता है इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, सेट डाटा, और उसके अंदर हमने एक रे पास करनी है। तो वो हमारे पास बेस्ट तरीका ये होता है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लें, पुरानी रे प्लस नया ऑब्जेक्ट। तो स्प्रेड कर दिया पुराना डाटा, साथ में नया डाटा ऐड कर दिया। अब अगर हम ये डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको आ जाएगा डाटा, लेकिन इसकी आईडी क्या है, नल आ रही है। क्यों, आईडी तो हमने क्रिएट ही नहीं की। अब आईडी हमने क्या करनी है, खुद से क्रिएट करनी है। आईडी क्या करनी है, खुद से क्रिएट करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे को भी एक बना लेते हैं, डाटा की लेंथ। तो हमने रेदर देन हमने क्या किया, आईडी को डाटा डॉट लेंथ प्लस 1, नेम, ईमेल और रोल नंबर को जो भी प्रॉप में से डाटा आया उसको सेट कर दिया। तो अब मैं अगर इसको इंसर्ट करता हूं, अब एक और ऐड करता हूं, जितने करी जाएंगे उतने ऐड भी अब डिलीट होने चाहिए। जो हमने test2 ऐड किया उसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। क्यों, उसकी एक आईडी है, और वो आईडी जब मैच होगी तो वो फिल्टर हो जाएगा, जब फिल्टर होगा तो वो आइटम बीच में से निकल जाएगा। तो हमने ऐड भी कर लिया और क्या कर लिया, डिलीट भी कर लिया एलिमेंट। सही है। तो प्रीटी मच हमने एक CRUD टाइप एप्लीकेशन बना ली है, जिसमें आप फॉर्म से डाटा लेके उसमें ऐड कर पा रहे हैं और साथ में डिलीट कर पा रहे हैं। अब इसका अपडेट वाला रह गया, तो वो भी प्रीटी मच सेम ही है जिस तरह हमारा ऐड वाला चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, वो हम एज एन असाइनमेंट करेंगे या हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी हम इसमें और फोकस करेंगे, वो ये कि अगर हम खाली चीज़ें डालते हैं, जो मैंने आपको टास्क दिया था एक्चुअली, हम इसको खाली करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब इस पर क्या लगानी पड़ेंगे हमें, फॉर्म वैलिडेशन, ताकि हमारा डाटा एम्प्टी सेट ना हो। तो फॉर्म वैलिडेशन लगाना शुरू कर देते हैं। सही है, खपते हैं थोड़ा, फिर उसका कोई तरीकाकार ढूंढेंगे, जो कोई अच्छे मज़े वाला कोई तरीकाकार मिल जाए। अच्छा, अभी पहले तो खपते हैं, फिर खपना कैसे है जी, ऐड स्टूडेंट में ये वाला जो कॉल हो रहा है ना फंक्शन, ये डाटा लेके जा रहा है ना। अगर मैं इसको कॉल ना होने दूं तो कोई मसला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सिंपली, अगर मेरे पास नेम या ईमेल या रोल नंबर एम्प्टी है तो मैं कहूँगा प्लीज़ फिल दी फील्ड, और मैं कर दूंगा रिटर्न एम्प्टी। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ऐड किया, उसने कहा प्लीज़ फिल दी फील्ड, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। मैंने इसमें डाटा ऐड किया, उसने कहा ठीक है, अभी भी वो सेम एरर दे रहा है, हालांकि उसको बताना चाहिए कि ईमेल नहीं ऐड। तो मैंने ईमेल ऐड कर दी, उसने कहा ठीक है अभी भी ऐड करो, मैंने इसमें ऐड कर दिया ये, तो अब इसने ऐड कर दिया। लेकिन क्या ये ठीक हुआ है, क्यों, ईमेल भी ठीक नहीं है और रोल नंबर भी ठीक नहीं है। अब हम थोड़ा सा और खपते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर तो ये एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नीचे आ जाएगा इस इफ से, ऐसे ही है। और हम उसमें चेक करेंगे इफ अगर रोल नंबर जो है वो
रोल नंबर नंबर नहीं है, वो इज नैन करके हमने फंक्शन चेक कर लिया। अगर वो नहीं है तो ये क्या कर दो, रोल नंबर शुड बी या नंबर। अच्छा हमने क्या किया, अभी तो वो कहेगा ऐड फील्ड, मैंने फील्ड्स ऐड कर दी, तो उसने कहा कि रोल नंबर शुड बी या नंबर, अभी भी उसने सबमिट नहीं होने दिया। अब मैंने इसमें नंबर ऐड किया तो उसने सबमिट कर दिया, लेकिन अभी भी ईमेल गलत है। फिर क्या करना पड़ेगा, ईमेल की कंडीशन लगाएं। तो ईमेल की कंडीशन लगाने के लिए अब ईमेल में ऐसा क्या जादू हम करें, अब हमने उसका ईमेल की रेलिवेंसी चेक करनी है। कैसे, अगर ईमेल इंक्लूड चेक कर लेते हैं, अगर ईमेल इंक्लूड फॉल्स आता है, @ नहीं है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, इनवैलिड ईमेल। हालांकि ये भी तरीका ठीक नहीं है, अगर @ है तो डॉट नहीं है तो फिर गलत है, फिर वो बाद में है या पहले है वो फिर गलत है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर कंडीशन बढ़ाते जाएंगे, तो हम बढ़ाते चलते हैं। हम इस पे करेंगे तो वो कह रहे हैं कि ईमेल में ये नहीं है, हम इसको शुरू में लगा देते हैं, वो कर देगा, हालांकि ये गलत ईमेल है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, डॉट चेक करना पड़ेगा, फिर शुरू में आ रही है वो चेक करना पड़ेगा, फिर बाद में आ रही है, तो ये ख़त्म नहीं होगा। हम आगे इसको और ले जाते हैं आगे। इफ़ ईमेल में डॉट नहीं है तो उसको कहेंगे कि डॉट होना चाहिए। अब इसको कहेंगे, वो कहेगा कि डॉट नहीं है, तो हम अब डॉट लगा दिया, हम डॉट लगा देते हैं शुरू में, तो अब ये ईमेल वैलिड है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कंडीशन, फिर मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, नहीं हो रहा ना ख़त्म। इसी तरह रोल नंबर है, कहेंगे 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6, उन पे कंडीशंस। फिर नेम की कंडीशंस। तो वैलिडेशन को मैन्युअली करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल है। कोई ऑटोमेटिक तरीका चाहिए हमें, क्योंकि ये मैन्युअली लगाने बैठेंगे तो 500 कंडीशन हो जाएंगी और यूज़ केसेस ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब कोई हमें क्या चाहिए, ऑटोमेटिक तरीका चाहिए, मैनुअल तरीका नहीं चाहिए। अच्छा, उस ऑटोमेटिक तरीकों को बोलते हैं यप। क्या बोलते हैं, यप, YUP, यप। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके डाउनलोड चेक करें कितने ज़्यादा हैं, कितने हैं, इतने डाउनलोड पर वीक इसके हो रहे हैं। इट सीम्स इट्स अ वेरी स्टेबल लाइब्रेरी। इसका काम क्या है, टू गिव अस अ स्पेस टू वैलिडेट अवर इनपुट फील्ड्स। ये हमें बताता है, हम इसको बताते हैं कि भाई ईमेल वैलिड होना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, और ये जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, नेम इतना होना चाहिए, नेम में ये चीज़ें आनी चाहिए। हम इसको बताते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के या स्कीमा बना के। फिर ये वैलिडेट करता है कि अब वाकई वो काम, वो डाटा उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो टेक्निकली ये जितना हमने कोड लिखा है, ये वाला कोड ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, क्योंकि ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। वी नीड सम सोल्यूशन, और सोल्यूशन है YUP अब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है, फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन सबको इंपोर्ट कर लो यब के नाम से, एज यब, इसके नाम से क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। चलो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसमें आगे सबसे पहले हमने ना स्कीमा बनाना है। हम क्या बनाएंगे, स्कीमा। वो हम फंक्शन के अंदर बना लें, बाहर बना लें, आपकी मर्जी है, जिस लेवल पे भी बनाना है आपने। हम वो यहाँ पे एक स्कीमा बना लेते हैं, लेट स्कीमा या ऑब्जेक्ट डॉट शेप। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी शेप क्या होगी, अच्छा उसकी शेप होगी नेम, ये 3 चीज़ें। हमने क्या किया,
जो हमने इंपोर्ट किया था या डॉट ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया डॉट शेप, उसको बताया कि तुमने एक ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना है, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या होगी, उसमें 3 कीज होंगी, कौन कौन सी? अच्छा, नेम क्या होगा और साथ में क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। ईमेल क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, साथ में वो ईमेल होगी और साथ में, जब तक फिर हम ईमेल नहीं ना ऐड करेंगे ये मानेगा नहीं। और साथ में रोल नंबर स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, हमें नंबर कर देना चाहिए। रोल नंबर क्या होगा? नंबर होगा। और साथ में अगर हम रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे तो वो ना भी हो तो उसको ट्रू कंसीडर करेगा। इतनी समझ आ गई? इसको हमने क्या बना लिया, एक स्कीमा। मतलब जो डाटा हमें वैलिडेट करना है ना जिस शक्ल में, उस शक्ल का हमने क्या बना लिया? स्कीमा बना लिया। अब इस स्कीमा को हम करेंगे वैलिडेट। क्या करेंगे? वैलिडेट। ऑन क्लिक के अंदर जहां हम डाटा सेंड कर रहे हैं ना, वहां पे क्या कहेंगे? स्कीमा डॉट वैलिडेट। यहां पे कर लेते हैं स्कीमा डॉट वैलिडेट। क्योंकि इसको करने में कोई एरर आने के चांसेस हैं तो हम इसको ट्राई कैच में लगा लेते हैं और स्कीमा डॉट वैलिडेट को ट्राई में लगा लेते हैं और अपने फंक्शन को भी इसके नीचे लगा लेते हैं। और कैच के अंदर आगे क्या करते हैं? सिर्फ एरर प्रिंट करा लेते हैं इन केस अगर आता है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या करना है? सिंपली हमने इसका रिजल्ट लेना है ना, कि इसका रिजल्ट क्या है। यानी कि जब वो वैलिडेट करेगा, अच्छा चूंकि वैलिडेट करते हुए उसको टाइम लग सकता है तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया? वेट। स्कीमा डॉट वैलिडेट, साथ में क्या पास कर दिया? डाटा क्या है हमारा? नेम, ईमेल और रोल नंबर, और उनके अंदर क्या है? उनकी वैल्यूज हैं। अच्छा, ये डाटा डाल के हमने इसको क्या कर लिया? वैलिडेट किया। अब रिजल्ट में हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या चीज मिल रही है। अच्छा, अगर फिर हम कंडीशन भी लगा लेंगे उस बेस पे ना कि जो चीज़ हमें मिल रही है, तो हम इसको रिएक्ट वाले उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? खाली एम्प्टी किया। उसने ट्राई की जगह किस में मुझे ले गया? और मुझे क्या बोला उसने? वैलिडेशन एरर। कौन कौन से? नंबर। फिर उसको मतलब उसको एक एरर मिला कि रोल नंबर नहीं है। अगर हम इसमें रोल नंबर को नंबर ऐड कर देते हैं और दोबारा ऐड करते हैं तो क्या होगा? ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो हम ईमेल ऐड करते हैं टेक्स्ट, तो स्टिल वही सेम एरर देगा वो। हम पूरी ईमेल लिख देते हैं टेस्ट डॉट कॉम। अब वो क्या देगा एरर? नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड। अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो आइटम ऐड हो जाएगा। अब ये देखें कि जितने हमने इफ लगाए थे उसके वर्सेस हमने क्या लगाया है? एक लाइन पास। अगर वो पास हो रही है तो मेरा डाटा ऐड हो रहा है, अगर वो नहीं हो रही तो डाटा ऐड ही नहीं हो रहा। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि वो कोड मुझे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? स्कीमा में ऐड करना पड़ेगा। जिधर मैंने रिक्वायर्ड लगाया है उसके साथ मैं लगाऊंगा डॉट लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी, या मैक्सिमम का इसका फंक्शन होता है, लेंथ भी होता है और मैक्स में डाल देंगे। कितने डालने हैं मैक्स? 5। अगर 5 कैरेक्टर से एक्सीड करेगा तो उसको क्या कंसीडर करेगा? वो एरर कंसीडर करेगा। सॉरी, एक्चुअली इधर लेंथ ही होगा, मेरे ख्याल से मैक्स चलता है नंबर पे। लेंथ से ज़रा देख लेते हैं। अब मैंने इसमें 3 डाले हैं, हम ईमेल ठीक डाल देते हैं ताकि उसका एरर वो ना दे, और रोल नंबर भी
ठीक डाल देते हैं, तो वो एरर क्या दे रहा है? बिल्कुल 5 होनी चाहिए। अगर हम 2 और ऐड करते हैं, एक ऐड करते हैं नहीं मानेगा, एक और ऐड करते हैं तो मान जाएगा। अब एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं फिर भी नहीं मानेगा, क्योंकि हमने लेंथ कर दिया ना। अब मैक्स चेक करते हैं, मैक्स चलता है, मैक्स 5। तो अब हम क्या करते हैं, तो वो कह रहा है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 5। तो 2 भी हो जाएंगे ना, फिर 3 हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर मिनिमम भी लगानी है, मैक्सिमम कितने हो 10 और मिनिमम हो 3, तो min 3। कितना इजी है, मतलब वहाँ पे इफ लगाने पड़ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ डॉट फंक्शन का नाम, डॉट फंक्शन का नाम, फिर वो भी कंडीशन वो खुद से चेक करेगा पास होती है या नहीं होती। तो min 3। अब क्या ये करेगा, नेम में अगर 1 डालेंगे तो एरर आएगा, ऐसे ही है ना। और अगर मैक्सिमम, अभी एरर आएगा, अभी एरर नहीं आएगा। अगर 11 से ऊपर कर देंगे तो फिर एरर आएगा। हाँ, यूज़र को कैसे दिखाना है, हमें मिल रहा है ना एरर, तो हम इसको एक्सेप्शन में शो कर सकते हैं। ये हमें आ रहा है वैलिडेशन एरर के अंदर, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट दिखा दें, नीचे आप किसी डिव में दिखा दें, मर्जी है ना। वो तो एक्सेप्शन आ रही है ना, उसको हम शॉर्ट कर लेंगे। जैसे हम एरर डॉट उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब मेक सेंस थोड़ा एरर आ रहा है ना, वैलिडेशन एरर नेम इज लेस देन 10। अब हम क्या करते हैं, अगर ये एरर आए हमें, तो अब हम इसको किसी स्टेट वगैरह में रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक नई स्टेट बना लेते हैं मैसेज की या एरर की, एरर सेट एरर, और उसको हम अगर ये एरर आता है तो सेट एरर डॉट टू स्ट्रिंग करके सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक डिव में एरर दिखा देते हैं, मे बी यहाँ पे इस पर एक स्पैन लगा दें, उसमें एरर दिखा दें। ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, ये वाला अब मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, वो हम उठा लेते हैं और इस पर लगा देते हैं। इसका कलर क्या कर दें, रेड, और वैसे कलर क्या कर दें, वाइट। ठीक है। अब अगर नेम डाल दिया और ईमेल भी डाल दी, नंबर भी डाल दिया, तो ठीक आ रहा है। अभी तक नहीं सेट नहीं हुआ, होना तो चाहिए हैं। हाँ, वो हमने नहीं लगाया ना। अगर पास हो जाए तो सेट एरर को एम्प्टी सेट करना है। अब अगर एरर आएगा, रोल नंबर ऐड करेंगे तो चला जाएगा, फिर कहेगा इसको एक साथ एक और क्या लगानी चाहिए हमें, PR, ताकि वो ना ऊपर ही डिस्प्ले हो वाले। अब वो ऐड हो जाएगा, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड कह रहा है। अच्छा, ईमेल को ऐड कर देते हैं। अब नंबर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, नहीं मानेगा, ऐड कर देगा। अब जैसे ही सबसे पहले कहेगा नंबर नॉट वैलिड, मैंने नंबर ऐड कर दिया, फिर कहेगा ईमेल नॉट वैलिड, ईमेल डाल दी, फिर कहेगा उसमें 3 होने चाहिए, ऐड कर देगा। मतलब मैसेज को चेंज करना है। हाँ, अब उसका क्या तरीकाकार है, आप हर एक के अंदर
जैसे आप मैक्सिमम को चेंज करना चाह रहे हैं उसके मैसेज, या नंबर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो इट शुड बी नंबर, ऐसा कुछ भी। अगर हम अभी देखेंगे और हम इधर नहीं ऐड करते, नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं कराया मैंने, टू स्ट्रिंग ही किया है। इसके अंदर फिर इट शुड नहीं, वो लाइब्रेरी से हमने यप डॉट नंबर पास किया है ना, हम अपनी मर्ज़ी से एरर भेजना चाह रहे हैं, कस्टम एरर। तो हम इसका प्रॉप पढ़ लेते हैं कि कैसे भेजनी है, कस्टम एरर कैसे भेजना है। नहीं वो फॉर्मिक में है, इसमें नहीं। अच्छा जी, हम कस्टम मैसेज हमने भेजना है। होना तो ऐसा ही है कुछ, नहीं वो मिनिमम में सेट कर रहा है ना, हमने वो नहीं करना। कस्टम मैसेज चैनल लेबल में रिक्वायर्ड में नहीं, वो जाएगा तो पैरामीटर में ही, बस ये नंबर वाले में जा रहा है या नहीं, इसके अंदर मुझे किसी तरह पास करना है। ये इसी का ही एरर आ रहा है ना, रोल नंबर मस्ट बी अ नंबर टाइप बट फाइनल वाज एन एनकास्ट वैल्यू समथिंग, तो इसमें हमें डालना है, या मे बी रिक्वायर्ड उठा रहा है पहले। इसमें इसने किया होगा टाइप एरर, टाइप एरर। तो हमने इसको क्या करना है, हम गलत पास कर रहे थे प्रॉप, तो उसका प्रॉप का नाम क्या था, टाइप एरर, मस्ट बी अ नंबर। तो अब रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो मतलब इसमें यब में ना इजी है, मतलब आप सिर्फ एक एक वर्ड लगाई जाओगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है, इसमें अगर आप देखें ना, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। आप जब पढ़ेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या क्या इससे हम कर सकते हैं। किसी अरे में से चेक करना है किसी आइटम को, जो भी आपके माइंड में चीज़ आएगी इसने उसका फंक्शन दिया होगा, लेकिन आपको ये एक दफ़ा सारी डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ सेटअप होगी। तो आज हमने फिर क्या सीखा कि वैलिडेशन कैसे करनी है, और साथ में फॉर्म कैसे बना के पेरेंट में डाटा भेज के उसकी स्टैट में रख के उसको रेंडर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, और वैलिडेशन कैसे करनी है। अब आप लोगों के लिए जो टास्क है वो यही है, हमने बनानी है स्टूडेंट ऐप, जिस तरह मैंने बनाई है ये, बट विद एक्चुअल यूआई। अभी इसमें यूआई नहीं ना डाली, आप इसको थोड़ा पॉलिश करके प्रॉपर यूआई बनाएंगे। फिर उस यूआई के अंदर आप उसमें फॉर्म बना के उसकी वैलिडेशन करके डाटा को ऐड भी कराएंगे, डिलीट भी कराएंगे, और अपडेट भी कराएंगे, जो हमने नहीं किया। अगर हमसे ना हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको दोबारा ट्राई करेंगे।